बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं तनवीर ज़मान खान साहब, कहीं पर तशरीफ़ ला चुके हैं। बड़ी खुलकर बात करते हैं। इनका तल्लुक़ लाहौर से है। सहाफ़ी भी हैं और तज़किया नगार भी हैं और कई किताब के मुसन्निफ़ भी हैं। जनाब तनवीर साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब, अगेन वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो ऑन वेरी शॉर्ट नोटिस। थोड़ी-सी देरी हो गई हमें। एनीवे जनाब, यानी आपसे बात करना चाहते थे कि पाकिस्तान के बारे में जो कुछ हो रहा है, हमारे हिसाब से तो ज़ुल्म नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन मोर देन वन ब्रिटिश पॉलिटिशियन सेड कि इज़राइल ने कुछ भी नहीं किया, दे हैव राइट टू डिफेंस और दे हैव नॉट वायलेटेड एनी इंटरनेशनल लॉ। व्हाट डू यू से ऑन दैट? अ, देखिए जो इस वक्त फ़लस्तीन में हो रहा है, वो तो एक जेनोसाइड है। वो तो एक अब तो उसके जो है वो खुला दिखाई दे रहा है कि ये सारे का सारा नस्ल कुशी की जा रही है। वहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा है और ये सारे का सारा एक पूरा एक वहाँ पे प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रही है पूरे इसराइल में, यहूदियों के माइंडसेट तैयार करने के लिए कि इनको हर हालत में मारना है। यानी पूरी एक एक रियासती बैकअप जो है, वो हर तरह से वहाँ पे है। और इस बैकअप के साथ जो इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो तशवीशनाक बात है, वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जो कि तरक्की याफ़्ता, ख़ासतौर जो अपने आप को बड़े महज़्ज़ब कहते हैं, बड़े तालीम याफ़्ता कहते हैं, तरक्की याफ़्ता कहते हैं, उनकी इस सारी जेनोसाइड के अंदर एक ब्लाइंड सपोर्ट जो इसराइल की है, वो बड़ी तशवीशनाक है कि एक दुनिया की एक पूरी एक तरक्की याफ़्ता जो सारे ममालिक हैं, वो मिलकर एक कमज़ोर को मार रहे हैं और कमज़ोर को उन्होंने हर तरफ से घेर लिया है। और अब उन्होंने उनका पूरा वो एक जेनोसाइड का मतलब है कि आप इनको ख़त्म कर दें, मुकम्मल उनका ख़ात्मा हो जाए। उनके बच्चों को मार दें, उनकी औरतों को मार दें, ताकि वो एक फ्यूचर उनका हर तरह का ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर आप वहाँ के पूरी एक आबादी को जो बच जाएँगे, उन्हें आप कहीं एक्साइल में फेंक दें, कहीं उनको पनाहगज़ीन बना दें, मुहाजिर बना दें, उनको इस मुल्क से, इस जगह से निकाल दें। तो ये एक इतनी खुली गुंडागर्दी और उस गुंडागर्दी की सपोर्ट और उसके ऊपर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो है वो उसके लिए उसका इस्तेमाल, ये सारे का सारा जो है ये एक अपने तौर पे इतना तकलीफ़देह और इतना नंगा एक जारहियत है कि इसको इसकी तो जितनी मज़म्मत क्या इसके इसके ऊपर तो एहतजाज किया जाए, जितना एहतजाज हो सके वो इसके ऊपर कम है। क्योंकि ये जो इन्होंने सारा एक एक तरह का इसको एक जो इस वक़्त अमेरिका की सपोर्ट है, वो जो जो उन्होंने कहा है कि आयरन डोम एक डिफेंस सिस्टम जो है वो इनको जदीद तरीन जो है, वो दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बड़े जो फ्लीट भेज रखे हैं। तो ये इसका मतलब है कि अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर पे इस जेनोसाइड के हक में है और वेस्ट सारे का सारा जो उसको सपोर्ट कर रहा है। और उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज के ऊपर जो पाबंदियां लगा दी हैं, यानी पूरी दुनिया को वो एक गाज़ा बनाना चाहते हैं कि आप कहीं पे भी इसके खिलाफ एहतजाज भी ना करें। और किसी किस्म की इसके ऊपर अब तो हमास का सिलसिला तो पीछे रह गया ना, क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन इशू पैदा हो गया कि आया ये नस्ल बचेगी या नहीं बचेगी। आया इनका मुकम्मल वहाँ पे खात्मा किया जाएगा या इनको कोई राह मिलेगी। तो ये एक अपने तौर पे बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कैटास्ट्रॉफी है, जो कि जिसके ऊपर जितना जिक्र किया जाए, इसको उछाला जाए, इसका बयान किया जाए, ये इतना ही कम है। क्योंकि ये बच्चों के साथ और बीमारों के साथ अब आप देखिए कि 22 हॉस्पिटल्स को इवैक्यूएट करने का कहा है आज उन्होंने। 22 हॉस्पिटल्स, यानी हॉस्पिटल्स का मतलब है कि यहाँ यानी इवैक्यूएट क्या कैसे करेंगे? वो तो हॉस्पिटल में तो जो जाता है वो इवैक्यूएशन के काबिल नहीं होता, वो चलने फिरने के काबिल नहीं होता, उसी को हॉस्पिटल में आप लेके जाते हैं। लेकिन अब आप अगर उनको मारेंगे तो वो तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि उनको वो मरें, और इसके अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं है। तो मरें या मारें। तो अब जो बीमार वहाँ पे पड़े हैं, ज़ाहिर है आप उनके ऊपर बम मारेंगे। अब कल का जो नंबर है, वो अब हाईएस्ट आपने देखा कि नंबर जो है ना वो डेथ्स का, किलिंग्स का, दैट इज़ ऑन राइज़। एवरी डे नंबर जो है वो ज़्यादा हो रहा है। यानी कल जितने मारे थे आज कल से ज़्यादा मार रहे हैं। कल जितने मारेंगे वो आज से ज़्यादा मारेंगे।
ये तो एक आप ये बर्बरियत कह का। रहे हैं बेसिकली ये इस पर खामोश रहना भी जुर्म है। लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं कि इसराइल ने कोई इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं किया, भी अब बाकी और क्या करना रह गया है? कोई ऐसी जी चीज जी, है? देखिए देखिए, हाँ, उनको राइट, उनको कहना कि जी इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, मतलब है ये एक इतना मजाक है कि ये कोई डिफेंस हो रहा है? कहाँ पे हमला हो रहा है? आप उनको डिफेंस का नाम दे के आप उनको मार रहे हैं। असल में आप एक लैंड ग्रैबिंग जो है वो उसको करने के लिए आप एक नस्ल को खत्म करना चाहते हैं। और एक वहां वहां पे पूरा शहर, जो बसा बसाया शहर, 2.5 मिलियन लोगों का, उसको आपने मलिया मेट कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, उसको फ्लैट कर दिया। तो ये एक, मैं समझता हूँ एक आज के दौर में एक असले की जोर के ऊपर दुनिया के अंदर जुल्म की एक ऐसी यूनिक मिसाल है कि इसको इसको तारीख में भी इस तरह का नहीं देखा जा सकता। लेकिन दिस इज टोटली इनडिफेंसिबल, कोई इसको डिफेंस नहीं कर सकता। लेकिन या, कुछ मैं समझता हूँ कि जो मर्जी ये पाबंदी लगाना लगा लें, जो यानी खामोश रहना जुर्म है, और जो उसका इसराइल का डिफेंड कर रहे हैं वो भी काबिल मजम्मत है। मैं समझता हूँ जी, जो इसराइल की इस वक्त डिफेंड करते हैं वो बराबर के शरीक हैं। ठीक है। वो बराबर के शरीक हैं। अब आप देखिए, अभी जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो वहाँ पे करारदादें मंजूर हुई, तो एक करारदाद को रशिया ने वीटो वीटो किया था जो अमेरिका की थी, क्योंकि अमेरिका की करारदाद जो थी वो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए थी कि वहाँ पे एड के लिए कोशिश की जाए। उसने कहा, रशिया की जो करारदाद थी जो अमेरिका ने वीटो की, वो थी कि वहाँ पे जो है वो सीज फायर किया जाए फौरी तौर पे। पहला इमीडिएट पहला स्टेप है यस, जी। इमीडिएट पहला, सीजफायर फर्स्ट स्टेप, यस। उन्होंने कहा फर्स्ट स्टेप, पहला काम है कि आप सीज फायर करें, उसके बाद बात होगी। पहले तो आप जंग बंद करें ना, खड़े तो हो आराम से, पहले आप ये हमले तो बंद करें, उसके बाद हम बाकी बात करते हैं। लेकिन उसको अमेरिका ने भी वीटो किया, यानी अमेरिका भी वहां पे कोई इस किस्म की उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि वहां पे कोई ये जंगबंदी हो। वो भी चाहते हैं कि अब ये काम अब स्टार्ट किया है तो इसको किसी ठिकाने लगा दिया जाए। तो ये एक, मैं सम फिर यहाँ पर तनवीर बहुत साहब बहुत बहुत एक बात, अफसोसनाक है, बहुत दुख की बात है सारी जो हो रही है। अमेरिका और बरतानिया से तो ये तो थी, ठीक है, खैर की कभी तो नहीं रही, हमेशा साजिश करते हैं और फिर कहते हैं ह्यूमन राइट्स पर और राइट ऑफ एक्सप्रेशन पर, ये दुनिया के बड़े बड़े जराइम करते हैं। लेकिन मुझे आपसे ये पूछना था कि ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, 40 मुसलमान मुल्कों की एक फौज तैयार की गई थी, जिसके आपके अजीम सिपह सलार पाकिस्तान के क्या नाम जी उनका, राहिल शरीफ राहील साहब। शरीफ, राहील शरीफ। साहब, तो वो किस मकसद के लिए बनी थी? वो क्या सिर्फ वो यमन को मारने के लिए बनी थी, या कुछ और भी मकसद था? उसके लिए इसराइल में इस वक्त जो है वो काफी काफी रिजेंटमेंट पाई जा रही है। लोगों ने उसके उसके बारे में जिक्र भी वहां पे किया है कि ये जो फोर्स बनाई गई थी, जो इनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जा रही थी, कोई इंटरनेशनली, कोई वहां से कमांडर पकड़े, वहां से जर्नैल और ये सारा एक सिलसिला, एक ढकोसला है जो कि सऊदी बेसिकली सारा फंडेड है, और वो सऊदिया के हवाले से ही उसको चलाया जा रहा है। तो इसके अंदर पाकिस्तान को भी इस हवाले से शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने इसके ऊपर बड़ी खामोशी, उसके ऊपर एक बयान भी नहीं आया, उस फोर्सेज की तरफ से कोई एक बयान भी नहीं आया। यानी वो फोर्सेज जो है वो किस चीज के लिए हैं, वो क्यों बनाई थी, वो किस चीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई थी, ये कौन सी इस्लामी उम्मा की कोई फोर्स है, कोई इंटरनेशनल मुसलमानों की कोई फोर्स है? ये एक बेकौसला है, बदमाशी है, एक लूट मार का तरीकाकार है। तो उनको तनख्वाहें, मुराद और उनको बेशुमार फवायद दिए जा रहे हैं लोगों को। वो कब से, कई सालों से खा रहे हैं, जब वक्त आया तो भाग गए हैं, कोई उसका जिक्र ही नहीं है। तो ये सारा एक, मैं समझता हूँ एक दुनिया के वसाइल के ऊपर एक गासबाना काबज होने का एक तरीकाकार है कि उसके अंदर जो जो जितना भी लूट मार में हिस्सा डाल सकता है वो डाले। तो ये एक इस तरह की चीज है। तो इसके अंदर उस फौज का तो कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई उसका यूज नहीं है। वो एक नकारा, बेकार और एक सिर्फ एक आला तनख्वाहें देने का एक सोर्स है, और एक एक ब्राइबरी है जो कि सऊदी एक उनके इंटरेस्ट के हवाले से काम कर रही है। अच्छा तमीर साहब, मसलन यानी मैंने कुछ चीज़ शेयर की थी, मसला ये होता है कि जब मुसलमान मुल्क आपस में लड़ते हैं, वह इराक ईरान की जंग हो, या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जड़पें हों, यमन की हो, सीरिया की हो, कई मिसालें हैं ना, उस वक्त असली असला और जदीद असला यूज करते हैं। जब इसराइल का वक्त आता है कहते हैं जी दुआ करो, भाई लानत है जी। आपके मुसलमानों का, लानत है मेरी तरफ से, लानत है जो करना मेरे खिलाफ कुछ कर लें। ये क्या हम्म। बात है? जब आपस में लड़ते हैं तो उसको बड़ी बात से लड़ते हैं। जब आज इसराइल, किसी ने कहा था आज किसी ने कहा था कि इसराइल के खिलाफ मुसलमान कब इकट्ठे होके खड़े होंगे उनके सामने। उन्होंने कहा जी, जब जब ये सारे यहूदी मुसलमान हो जाएंगे।
तो ये इनकी सूरत हाल है कि इनके मुसलमान होने के लिए दुआ की जा रही है कि अल्लाह इनको मुसलमान बना दे, उसके बाद हम लड़ेंगे इनके साथ, क्योंकि क्योंकि हमने तो लड़ना आपस में है, तो इनको मुसलमान बना के इनके साथ लड़ेंगे, इनको हम दुश्मन बना के नहीं लड़ सकते। हमें इतनी कितने अफसोस की बात है जी भाई, हाँ, जब आपस में लड़ाई होती है जदीद असला इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, हुआ जो तकरीबन जो मेरी कम से कम मेरा तो अफसा इतना खराब नहीं है अभी, यानी स्पेशली पुरानी चीजें याद रहती हैं। जॉर्डन और जब सीरिया की भी लड़ाई हुई थी तो असली असला इस्तेमाल किया गया था। जी सीरिया जी में जी जो वाले सारे असली असला इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब वहां पर अभी इसराइल की बात आती है, सारे कहते हैं मसाजिद में तकरीरें हो रही हैं जज्बाती, और कह रहे हैं कि दुआ करें। जब जी फिर सवाल मेरा ये आता है कि जब यमन पर चढ़ाई कर दी सऊदी अरब ने, उस वक्त कोई हम्म, लड़ाई हुई, उस वक्त कोई नहीं किसी को तकलीफ हुई। जी हाँ, जी हाँ। ईरान इराक आपस में लड़ रहे थे बेहतरीन असला के साथ, एक दूसरे का बड़े लॉन्ग रेंज और असले और वहां पे और इस्तेमाल उस हो वक्त रहे ये थे। भी आया, पता है किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इसराइल का असला भी इस्तेमाल हो रहा था उस जी 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 वक्त। जी जी जी, अफसोस बिल्कुल की ऐसे ही है, बात है, बिल्कुल। अफसोस की बात है। और मैं ये कहूंगा कि जो मुसलमान मुल्क हैं, जो अभी भी आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पर। कुछ ना कुछ रिएक्शन होना चाहिए ना। जी जी अमेरिका जी जो है जी, ना, जहाँ पर गॉड फादर नहीं है, वो भी हम्म, कमजोर होता जा रहा है। लेकिन जी फिर हाँ। भी है कि कुछ ना कुछ इंसानियत, कुछ ना कुछ असूल होने चाहिए। लेट्स मूव हाँ। ऑन टू अदर टॉपिक। मुझे ये बताएं कि आपके पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त, जो सियासत है वो क्या रुख अख्तियार कर रही है? पाकिस्तान में सियासत तो नहीं है जी, सारा एक एस्टेब्लिशमेंट की झोली में बैठने की, कौन बैठता है, ये दौड़ है इस बात की। वहां तो सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हो रहा है कि एक जो इमरान खान प्रोजेक्ट को वाइंड अप किया जा रहा है, और अब नवाज शरीफ प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है। बल्कि कई लोग, मैंने कुछ ऐसे लोगों को कहते हुए भी सुना कि इमरान खान तो अभी पॉलिटिक्स में नया था, उन्हीं का ग्रूम किया हुआ था, उन्हीं का पैदा किया हुआ था, ये बच्चा था उनका डायरेक्ट। नवाज शरीफ गो के बच्चा था, लेकिन नवाज शरीफ ये भी उन्होंने ही पैदा किया था, लेकिन उसके बाद से इसकी अपनी पॉलिटिक्स के अपने कुछ इंडिपेंडेंट भी कुछ चीजें इसकी थी। इनकी बहुत सारी सेक्रीफाइसेस इन्होंने अपने हवाले से की, इन्होंने जेलें वेलें भी बर्दाश्त की। उसके बाद फिर अल्टीमेटली कोशिश करके एक एक एस्टेब्लिशमेंट के मोरे के तौर पे एक उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा बन के पाकिस्तान में आना, और आगे आगे एक हुकूमत के प्लान बनाना। ये एक इंतहाई अफसोसनाक है कि सियासतदान सारे के सारे जो हैं, उनकी दौड़ अवाम की तरफ नहीं है। उनकी दौड़ सारी है कि एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी ज्यादा से ज्यादा कैसे हासिल की जाए, और कौन पहले उसको ज्यादा हासिल कर लेता है। इसलिए उन्होंने भी बारियां लगा रखी हैं कि पहले नवाज शरीफ इकतदार में था, फिर उससे लेके इमरान खान को दिया, उसके बाद उससे लेके अब इमरान खान से लेके नवाज शरीफ को देंगे। तो ये एक सिलसिला है। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी भी आगे क्यू में है, वो भी किसी वक्त बिलावल को भी बनाना है। ये सारा एक सिलसिला जो एस्टेब्लिशमेंट वहां पे चला रही है, तो ये सारे उसी का है। मैं तो इसको सियासत नहीं क्या कहता, ये कौन सी पॉलिटिक्स है, लेकिन ये कोई politics अगर ये सियासत नहीं है तो इसको फिर क्या नाम दिया जाए? मसला तो ये ठीक है, मतलब चलो है इमरान एक खान। एस्टेब्लिशमेंट का। एक देखे पाकिस्तान में एक तरह का इस वक्त एक तरह का मार्शल लॉ है कि यानी फौज के कहने पे चीजें मूव हो रही हैं, अदालतें मूव हो रही हैं, और चीजें जो हैं वो कारकुनों के, खा वो पीटीआई के कारकुनों, लेकिन है कि जब आप सियासी कारकुनों को फौजी मारेगा तो भाई हम तो उसकी मुखालफत करेंगे, हम तो उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते, खा वो पीटीआई का कारकुन हो, या वो नून का हो, या पीपल पार्टी का हो, या कोई और इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हो, या सहाफी हो। सब अगर अगर आप अगर नहीं, तो सब आप राइटली कह रहे हैं, ठीक है कि आर्मी की वजह से मूव चीजें हो रही हैं। लेकिन जब प्रोजेक्ट इमरान खान चला था तो उस वक्त भी आर्मी के मुताबिक हो रही थी ना, जो कुछ उस वक्त मैं तो कह रहा हूँ ना जी, आर्मी। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इमरान खान का मतलब ही ये है कि जाहिर है कि वो प्रोजेक्ट उन्हीं का था, वो प्रोजेक्ट उन्होंने ही उसको किया था। अब वही उनका जो है वो क्लाइंट चेंज हो गया, अब क्लाइंट नया है, अब क्लाइंट बस उन्होंने और चेंज इमरान किया। इमरान साहब को वहां पर उनकी गोद में बैठने का इतना शौक था, कह रहे थे कि पूरी उम्र के लिए आपको आर्मी चीफ बना लेंगे, सिर्फ है कि मेरी मदद करो, उनकी मदद ना करो। जी मसला जी, आर्मी की मदद, दोनों, आर्मी ये दोनों दोनों एक तरह की। मैं तो अब कोई फर्क नहीं मुझे महसूस हो रहा, मुझे कोई फर्क नहीं, यकीन करें, महसूस हो रहा है जो जो कुछ वहां पे हो रहा है, अदालतों में जो कुछ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है, मुकदमे जिस तरीके से लोगों पे बना के, कोई लोगों की सपोर्ट करके कोई लोगों के मुकदमे हटाए जा रहे हैं, तो किस तरीके से हटाए जा रहे हैं, ये सारे का सारा एक एक इस तरह का है कि इसके अंदर कानून की बालादस्ती, जमहूरी अकदार, ये सब बस नाम की चीजें हैं, इनका कोई
इनका कोई वजूद नहीं है पाकिस्तान में। इमरान खान कहते हैं जी ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा है, पता नहीं, फिर मुझे तो पता नहीं है भाई। बहरहाल उसने ये जब अब ये है कि उसको दिखा रहा था जी भी, जब नवाज शरीफ का जेल में था, उसको दिखा रहा था जी क्या ये चीजें एयर कंडीशन वगैरह क्या सब कैदियों को एयर कंडीशन हासिल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कहता है वहां डिमांड करता है, और अभी सुना है कि 7 लाख की उसको एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल दी की है, और इतनी जदीद है कि उसमें आप जो है नेटफ्लिक्स के प्रोग्राम फिल्में वगैरह हर चीज देख सकते हैं, ठीक है। चले चले वो नहीं नहीं, चीजें अच्छा जो सुने दे सुने, रहे हैं। सवाल सुन लेना। तो मतलब क्या अडियाला में जितने वहां पर कैदी हैं सबको ये इसी तरह एक्सरसाइज मशीन थी कि ये? नहीं, ये सबको नहीं होती, ये सारे प्रिविलेज चंद लोगों के लिए है। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान के जो सियासी उसके अंदर है, 2-4 लोग हैं जिनको ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो सकती हैं या हैं, ताकि उनके लिए कानून, उनके लिए अदालतें, उनके लिए इलेक्शन कमीशन, उनके लिए दीगर से सहूलियात, तमाम चीजें उनकी मनपसंद और उनकी मर्जी चलो और जरा मंशा के चलो मुताबिक। जरा आगे चलते हैं भाई। ये मसलन आसार तो सारे नजर ये आ रहे हैं कि नवाज शरीफ को वो प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, ठीक है जी। अगर जी जी लफ्ज कहा कि वो बनाएंगे, इलेक्शन तो होगा, जी तरीकाकार तो होगा कोई। जी 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 क्वेश्चन ये भी है कि हिस्ट्री कह रही है कि नवाज शरीफ जब भी आते हैं उनको टर्म तो दूर की बात है, वो निसब भी नहीं जाने देते। इस आखिरी बार वो थोड़ा सा ज्यादा निकाल के आ गया था। तो क्या इस बार भी, चौथी बार भी अगर बन जाता है तो क्या वो पूरा टर्म कर सकेगा अपना या नहीं? देखिए, पाकिस्तान में फौज जिनको लेके आती है, इसको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत जो है, इन्होंने अपनी कोई ऐसी प्रोडक्टिविटी तो बनाई नहीं कि इनको पैसों की जरूरत हो तो अपने मुल्क के अंदर कोई ऐसे वसाइल, इंडस्ट्री, वहां पे ऐसी कोई डेवलपमेंट की हो कि जिससे पैसे जनरेट किए जा सकें। अल्टीमेटली तो बाहर से पैसे लेके आने हैं। अब वहां पे इनकी प्रायोरिटी है कि जो पैसे बाहर से ला सकता है, ज्यादा लेके आएगा, उसको वजीर आजम बना दो, क्योंकि फौज ने अपने अखराजात चलाने हैं, इदारों ने अपने अखराजात चलाने हैं, उसके लिए उनको पैसों की जरूरत है। अब इमरान खान से एस्टेब्लिशमेंट धोखा खा गई कि इमरान खान, उनका ख्याल था कि ये एक बहुत बड़ा एक फंड रेजर है और ये पाकिस्तान के लिए बड़े पैसे लेके आएगा, दुनिया बाहर के पैसे, ओवरसीज लोग इसको पैसे देंगे, इसको मुल्क की हुकूमतें बहुत सारी पैसे देंगी, ये बहुत सारे रियासतों का फेवरेट है और ये उनके वहां से पैसे आएंगे। लेकिन इमरान खान जो रिजल्ट एस्टेब्लिशमेंट सोच रही थी, इमरान खान वो रिजल्ट दे नहीं सका। वो पैसे जिनकी रियासत को और इनको अपने अखराजात के लिए जरूरत थी वो आए नहीं, इसलिए उन्होंने उसको हटा दिया। अब नवाज शरीफ उससे बड़ी ऑफर लेके आया है कि ये सऊदीया से भी पैसे आएंगे, चीन से भी आएंगे, वहां पे कतर से भी आएंगे और दीगर ममालिक से, यूएई और ये सारी जगह से पैसों की एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब इस अंडरस्टैंडिंग पे नवाज शरीफ आ गया है। नवाज शरीफ दो चीजों के लिए आया है, मैं समझता हूँ। नवाज शरीफ के जो लेके आने के इस वक्त फौज के जो अपने नैरेटिव के हिसाब से जो नई चीजें होंगी, एक तो है कि वो पैसे आएंगे कि पाकिस्तान में जो सऊदी अरब ने जो कमिट किया है 20-22 अरब डॉलर, इस तरह से जो और रियासतों ने, चाइना ने इन्वेस्टमेंट के कोई प्रोजेक्ट्स बहुत सारे दिए हैं, जिनमें पाकिस्तान को बेचना ही है ना, पाकिस्तान को आउटसोर्स ही करना है ना, पाकिस्तान की रेल को आउटसोर्स करें, पाकिस्तान की एयरलाइन को आउटसोर्स कर दें, आप पाकिस्तान के दीगर इदारों को, स्टील मिल को, आप इन चीजों को आउटसोर्स करें और वो लोग लेंगे इन्हें। अगर उसमें नवाज शरीफ चलाता रह जाता है बैलेंस के साथ कि इन सबको एस्टेब्लिशमेंट का पेट भी भरे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी एपिटाइट है, एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको बहुत चीजों की जरूरत है, उन्होंने असला भी बनाना है और साथ अपना खाना पीना भी है और एक सारा सिलसिला चलाना है, उनको पैसों की जरूरत है। अब ये पैसे देगा तो चलेगा। दूसरी बात कि एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव जो पुराना एक डेवलप हुआ था, जिसमें इमरान खान एंडेड अप इन फेलियर, वो था कि इंडिया के साथ और नेबर कंट्री के साथ एक अच्छे ताल्लुकात, ये उसकी दूसरी चीज। ये बज़ाहिर सुनने में, देखने में तो ये चीज अच्छी महसूस होती है कि अगर इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हमारे हो जाते हैं, हम तो हमेशा कहते हैं इस बात को कि ये सारा रिलैक्स होना चाहिए, ये बॉर्डर्स के अंदर लोग आए जाए, कारोबार करें, इंडिया से जो चीजें आपको जरूरत है आप लें, जो उनको जरूरत है आप दें, तो ये एक कारोबार चलेगा इलाके के अंदर, हमारे बहुत सारे मसाइल इसमें हल हो जाएंगे और हम एक दूसरे को समझ भी सकेंगे, करीब भी आएंगे, जो नफरत की दीवारें वो खत्म होंगी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कहाँ तक जाने देगी इसको और नवाज शरीफ कहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चल सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके बारे में मैं कहूँ कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो
जो इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है, अगर नवाज शरीफ इसको 3-4 साल चला जाता है तो वो नवाज शरीफ को चला लेंगे साथ। लेकिन अगर नवाज शरीफ ने कहीं जाके मोदी से या उनकी अगली आने वाली हुकूमत के साथ अपने तौर पे डील शुरू की, एस्टेब्लिशमेंट को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, तो ये उसी वक्त फारग हो जाएगा, उसी वक्त इसको फारग कर दिया जाएगा। इसलिए हर बात में फ्रंट पे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का रहना, उनका रखना इन तमाम हुकूमतों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वरना देखिए ना, ये अच्छा, चलेंगे। जो फंड्स का कहा आपने वो तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि इंटरनेशनली, मैं तो ये कहता हूँ कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसके जो लीडर हैं, मसलन चाइना वगैरह और रशिया और दूसरे ममालिक भी शामिल हैं उसमें, तो वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टेबल हो, ठीक है। और इसमें ग्वादर का भी बड़ा अहम इम्पोर्टेंट रोल है, और सी पैक का भी, उसको मजबूत करना, और पैसे फंडिंग आएगी, नो डाउट अबाउट इट, यस। उस फंडिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, दैट इज अनदर इशू। फिर आगे ये देखना है कि जहाँ तक इंडिया के साथ रुकावट का तलक है, हमने कहा कि हम इसको ठीक करना चाहते हैं, और नवाज शरीफ ने हर दौर में करने की कोशिश की है, ठीक है। वो हर बात। मैंने वही कहा ना जी, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर करने की कोशिश करता है ना तो फिर मार खा जाता है, इसको एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, लेकिन इस बार सुना है ना, इस पर सुना है ना कि ऑलरेडी इमरान खान के दौर में इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ, इमरान खान ने मिलकर कुछ न कुछ तय कर लिया। मेन इशू तो उनका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर पर उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अगर उसके मुताबिक वो जाते हैं तो फिर क्या जम्मू कश्मीर का आपको क्या हाल नजर आता है? देखिए जी, अगर पाकिस्तान की रियासत ने पैसे बनाने का सोचा है और नेबर का रिलेशन अच्छे करने का सोचा है, तो जम्मू कश्मीर का जो डिसीजन है वो सेकेंडरी है। मैं उसको टॉप प्रायोरिटी नहीं समझता अगले पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। वो ये इसको एक साइड पे रख के पहले रिलेशन बनाए जाएंगे, उसको बाद में जिसके पास जितना है वो रखेगा। इसका जो इंडिपेंडेंट का है, देखिए जब दो ऑक्यूपायर आपस में तकसीम करेंगे तो वो यही करेंगे जिसके पास जितना है वो हो जाए। उसके अंदर वो मुकामी लोगों को तो कोई चीज नहीं मिलेगी। वहाँ मुकामी अगर चाहते हैं कि वो कोई इंडिपेंडेंट, जिसकी आप भी सियासत, आप जिस वहाँ की जो जो आप कश्मीरी सियासत के दाई हैं, आपको तो कुछ नहीं मिलना वहाँ। वहाँ पे जो एक बंदर बांट होगी वो यही है जो हो चुकी है। इसको पक्का किया जाए, इसको लीगलाइज किया जाए। हाँ, बॉर्डर्स को थोड़ा बहुत रिलैक्स किया जाए, शायद थोड़ी बहुत कोई गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कुछ डील्स आगे आए इनकी, ये चीजें आगे डेवलप होंगी तो और दिखाई देंगी। लेकिन इन सारियों के अंदर दोनों ऑक्युपायर्स की आपस की जो है वो बंदरबांट होगी। इसमें जो कश्मीरी हैं उनकी मैं नहीं समझता उनकी कोई से आगे कोई फ्यूचर में भी होगी, और उनका कोई वहां पे जगह असमें नहीं है ऐसी। मसला यह है कि देखिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कह लें, रियासत कह लें, उन जम्मू कश्मीर जो है, मसला जम्मू कश्मीर, नॉट जम्मू कश्मीर, मसला जम्मू कश्मीर उनकी ज़रूरत है, ठीक है। जी, तो अगर इसको मसले को वो हल कर दें वन वे आर द अदर, तो फिर फ्यूचर में देखा जाए तो उनका उनका नुकसान हो जाएगा ना। देखिए इस वक्त मैंने इसीलिए कहा कि ये मेरे ख्याल में उनके लिए ये सेकेंडरी इशू है। ये इतना इस नवाज शरीफ के दौर में वो कश्मीर का इशू जो है वो एजेंडे पे, टेबल पे नहीं आएगा। उसके इनके सिर्फ बाकी रिलेशंस आएंगे, आपस में तजारत का सिलसिला को खोलेंगे, टूरिज्म को। इंडिया ने देखिए ना, इंडिया ने टूरिज्म के बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। वहाँ पे ट्रेन के जरिए टूर है, वहाँ पे एरियल टूर्स है। उन्होंने बहुत सारे टूर्स का एक दुनिया के लिए एक जो है ना वो सारा एक सारा वहाँ पे ओपनिंग्स की दी हैं, जहाँ पे अब हजारों लाखों की तादाद में टूरिस्ट जो है वो अब अगले हर साल बढ़ता जाएगा। और इंडिया के जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो स्किल्ड लेबर है, वो दुनिया भर में जा रही है, फैल रही है। तो इंडिया का जो स्कोप है उसमें पाकिस्तान की हैसियत जो है, अगर पाकिस्तान उनके साथ वो अच्छे रिलेशन बनाएगा तो ये बेनिफिशियरी होगा। वरना पाकिस्तान इसी तरह के अपने इंतहा पसंदी की चीजों में रहेगा, और यहाँ पे कोई मुझे अदरवाइज कोई तरक्की के कोई ओपनिंग्स पाकिस्तान में दिखाई नहीं देती। क्योंकि पाकिस्तान की जिस हालत में इकोनॉमी इस वक्त है, उसका हल सिर्फ एक ही है कि आप रीजनल और अपने नेबर्स के साथ जो आपकी इकोनॉमी है उसको ठीक करने की कोशिश करें, उसके अंदर से अपने बाइसेस निकालें। अदरवाइज पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। इनके पास अपना कोई प्लान नहीं है, नवाज शरीफ के पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है। इसने पहली स्पीच की है, इसमें अगली स्पीचेस भी इसकी आएंगी। इनका कोई एजेंडा पाकिस्तान के अंदर कोई रिफॉर्म्स का, कोई ऐसा जहाँ पे के अवाम को वसाइल का हिस्सेदार बनाया जाए, ऐसा कोई इनका ना एजेंडा है, ना ये ऐसा सोचते हैं। इनकी सोच जो है वो एक मखसूस क्लास के लिए है,
और ये अब भी अगर ज्वाइन करेंगे, ये उस मखसूस इंडिया के जो एक कैपिटलिस्ट क्लब है, ये उसी को ज्वाइन करेंगे और उसी के साथ इनको ज्यादा अपनी एक सेफ्टी और कंफर्ट फील होगी। तो यहाँ पर ये दो उस दो हवाले चीजें। लेकिन है कि पाकिस्तान का उसमें बहुत सारी चीजों में फायदा हो सकता है। पाकिस्तान तो देखिए, अगर इस वक्त इंडिया की बहुत सारी इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ बहुत सारी ट्रेड करनी चाह रहा है। अगर पाकिस्तान उसमें सिर्फ राहदारी की सहूलत नहीं दे तो पाकिस्तान काफी पैसे कमा सकता है हाँ, वहां से भी। हाँ, सही। इसलिए पाकिस्तान के पास तो बने बनाए कई चीजें ऐसी हैं जहां से पाकिस्तान को काफी फायदे हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि अगली जो एस्टेब्लिशमेंट और सिविल ये जो बना रहे हैं सारा काचा माचा ये जिसको हम कहते हैं हो रहा है, इसके अंदर क्या निकलेगा ये अगले चंद दिनों में। अभी तो इलेक्शन का भी डेट आनी है, क्या करना है, क्या जोड़ तोड़ एक सारा वो इन्होंने एक मैकेनिज्म उसका क्या बनाया है वो सारा देखेंगे अभी हम, कि भी उसमें पीटीआई को और दूसरी पार्टियां जो इन्होंने नई पार्टियां भी जो बना के रखी हैं वो सारे की क्या प्लेसिंग होती है, ये चीजें अभी देखने वाली हैं। इनके बारे में भी कुछ हतमी तौर पे कहा नहीं जा सकता कि ये इस तरह से होगा। देखिए इकोनॉमी पर तो देखिए बात यह है ना कि जिन लोगों के पास इकोनॉमी का कंट्रोल है, यानी अराउंड 60 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट। वो जो या ठीक है, तो फिर बाकी बेचारे क्या करेंगे? फिर दूसरी बात ये आती है कोई जो आपने कहा ना टूरिज्म का, और जिस जम्मू कश्मीर ऑन द अदर साइड ऑफ द एलओसी जो इंडिया के पास है, तो वहां पर अगर देखा जाए तो सिचुएशन काफी बदल चुकी है, टूरिज्म आई है। और मैंने लास्ट ईयर की जो थी फिगर्स थे 25 मिलियन लोग आए, और अमन सुकून काफी हद तक है लोगों में। लेकिन ये बात पाकिस्तानियों को सूट नहीं करती। उनका जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो उसको वही पुरानी बातें, पुरानी वीडियो चलाकर लोगों को गुमराह कर रही है। तो अगर तो पीस हो जाता है, कम से कम लोगों को मिलने के लिए इजाजत देते हैं, बंदे मिल जाने चाहिए, इधर से उधर तो उधर से इधर, लेकिन उनके हाथ में बंदूक नहीं होनी चाहिए। वैसे आपस में ना लोगों को मिलने का मौका देना चाहिए, तो जी जी अच्छा, हालात बदल बिल्कुल सकते हैं। देना चाहिए, बिल्कुल देना तो चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि इस वक्त प्लीज, जिस तरह हम कहते हैं कि फिलिस्तीनियों को जीने का हक है, इसी तरीके से कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भी जीने का हक है। तो एग्जैक्टली हमें आपस में है मिलने का भी जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं हमारे, उनको या खोला जाए, और सिस्टम को बनाया जाए जिस तरीके से ये लोग आपस में मुलाकात कर सकें और आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा, हिंदुस्तान को भी, और पूरे रीजन को फायदा होगा। एग्जैक्टली देखिए, यही यही चीजें हैं जो पाकिस्तान की ट्रेड के लिए फायदेमंद हो सकती हैं और पाकिस्तान को इनकी तरफ ही सोचना चाहिए। वरना अगर ये पुरानी 1970 60s की पॉलिटिक्स में रहेंगे, उसी माइंडसेट में रहेंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करते करते एक बहुत ही एक तरह की पसमानदा सोसाइटी रह जाएंगे और इनका सारा सिलसिला जो है वो तरक्की की तरफ जाने वाले दरवाजे खुद बंद कर लेंगे, अच्छा, लास्ट जैसे लास्ट कि बात पाकिस्तान की लास्ट बात सोसाइटी है। लास्ट जी बात आपने जो अभी बातें करते हुए कहा कि अगर उन्होंने वगैरह वगैरह चीज ना की, तरीके ना किए, कोई प्लानिंग ना की, तो पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जी जी। अब आपने ये कहा तो थोड़े से मेरे कान भी खड़े हो गए भी, खुदा ना खास्ता, आप क्या सोच रहे हैं भी क्या हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है, ये बिल्कुल बात ऐसे ही है जैसे घर में कोई बच्चा जो है वो नकारा हो, ना पढ़ता हो, ना कुछ सीखता हो, ना कोई स्किल की तरफ जा रहा हो, ना पढ़ाई की तरफ जा, आप कहेंगे भाई तेरा मुस्तकबिल बड़ा बेकार है। इसका इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो बाकी दुनिया के साथ और फैमिली के साथ कंपेटिटिव नहीं रहा, या अगर अगर वो पीछे रह गया तो वो पीछे रह जाएगा। तो ये एक और फिर अल्टीमेटली गरीबी की जिंदगी गुजारेगा, फैमिली बनाएगा, वहां पे भी मसाइल होंगे। उसकी उसकी आगे नस्ल जो है वो सारी की सारी भी उन्हीं मसाइल में रहेगी। तो यही मुस्तकबिल है जो कि पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। यानी एक तरक्की की ओपनिंग्स नहीं मिलेंगी, जो तालीम का सारा सिलसिला है वो नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान में तालीम तो देखिए ना, वैसे ही जहालत इतनी ज्यादा है। मैं तो अभी कल परसों भी वो एक प्रोग्राम देख रहा था, वो उसका जो प्रोफेसर था एक बायोलॉजी का बन्नू में, जिसको के मौलवी उलमा इकराम जो जिसमें जेयूआई के और टीटीपी के लोग मिलके उससे वो बायोलॉजी पढ़ाता था, उसमें उसने एक सेमिनार में लड़कियों को उनके आईनी जो पाकिस्तान के 1973 के आइन के तहत जो हकूक हासिल है उनके बारे में तालीम दे रहा था। और उन्होंने उससे बाद में बयान हल्फी लिया, उससे एफिडेविट लिखवाया और पढ़ाया। सारे 50-60 उलमा की मौजूदगी में उसको डरा के उसको पढ़ाया गया कि तुम डार्विन भी पढ़ाओगे, तुम डार्विन पे भी यकीन नहीं करते हो। औरत जो है वो कम दिमाग की होती है और औरत का जो है वो मुल्क के और बड़े फैसलों में नहीं आती। इस किस्म का एफिडेविट पढ़ाया गया। इसके ऊपर रियासत ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके ऊपर यानी 50-60 उलमा थे, उनसे डरते हैं या ये छेड़ना नहीं चाहते, ये चाहते हैं इसी तरह से एक
जो है एक एडहॉकिज्म चलता रहे, बस इनके इक़्तिदार को ना कुछ हो। अब इस किस्म के माइंडसेट की सोसाइटी जो है, आप उससे तवक्कुह करेंगे कि वो मॉडर्न उसके साथ जाएगी। ये बड़े मसाइल हैं, इसलिए आपने रियासत जो को बात कही है अपना नैरेटिव बदलना पड़ेगा। साहब, बड़ी लॉजिकल बात आपने कही है, लेकिन माशरे में ये भी देखना है, देखने में आया है, जो बच्चा पढ़ नहीं सकता वो या गुंडागर्दी शुरू कर देता है, वो भी एक लिहाज से अपनी इज्जत बना लेता है और रोटी कमा लेता है। दूसरा ये है कि वो पीर बन जाता है, दरवेश बन जाता है। ठीक जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ज़ाहिर है वहाँ पे अब एक दकियानूसी सोच ऐसी ही है कि उसके अंदर जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल है। वो पीर बन तो वो भी कमाई कर लेता है, वो फिर आम लोगों को लूटता है और हमसे ज्यादा बेहतर खाता है। वो हाँ लिव जी। इट एट दैट, तनवीर साहब। इफ और यू नहीं, वो वांट लूटमार की इकोनॉमी है, ज़ाहिर है लूटमार की इकोनॉमी के अंदर आप ज़ाहिर है कोई बेनिफिशियरी लोग, कुछ लोग होशियार चालाक होते हैं, मिलिटेंटली वो डंडे से अपनी बदमाशी से अपना काम चला लेते हैं, लेकिन सारी सोसाइटी तो ऐसी नहीं होती ना। ऐसी नहीं होती वो थी। We'll leave it at that, तनवीर साहब। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर इस वक्त यहाँ पर नाज़रीन आप सुन रहे हैं कि इस वक्त रात का टाइम है, और तनवीर साहब ने मेरी दरख्वास्त पर मैं समझता हूँ उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मतलब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन शॉर्ट नोटिस। नाज़रीन, अगर आपके पास कोई कमेंट्स हैं, कोई क्रिटिसिज्म है, प्लीज़ डू मेक इट। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू डॉक्टर साहब।